जयमिनी न्यूज में सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा हनुमान चालीसा का पाठ करने नागपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र में लगे हुए शनि है, जल्द से जल्द उनका संकट दूर होना चाहिए, इसलिए हम नागपुर में हनुमान चालीसा के लिए आए हैं। ऐसी बात नवनीत राणा इन्होंने कही। और यहाँ पे जिस तरह से पढ़ने के लिए हमें रोका गया, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे पे अन्याय करने की कोशिश की। और मैं यहाँ पे नागपुर पुलिस के कमिश्नर उनका धन्यवाद दूंगा कि हमने पुलिस को पूरा सहकार्य किया है और पुलिस ने भी जो भी कुछ लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे उनको बाजू में करने का काम किया और अच्छी तरह से हमारी यहाँ पे हनुमान चालीसा भी हुई, आरती भी हुई। इसलिए नागपुर पुलिस विभाग को मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने हमको सहकार्य किया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार उनका भी धन्यवाद दूंगा। त्याचप्रमाणे आज हनुमानजीच्या मंदिरामध्ये शनिवारी हनुमान चालीसाचं वाचन केलं आम्ही महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी। या ठिकाणी सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला, पण आज श्री राम भगवंता आणि बजरंगबलीच्या आशीर्वादाने संपूर्ण महाराष्ट्राची सुख शांती नांदो। आणि ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी नागपूरचे सीपी यांनी या ठिकाणी आंदोलन करताना बाजूला केलं आणि आम्हाला चांगल्या प्रकारे हनुमान चालीसा वाचू दिला, या ठिकाणी शांतपूर्ण आरती करून दिली, त्याबद्दल आम्हाला नागपूर मुंबई नागपूरचे पोलीस कमिश्नर अमितेश कुमार आणि पुलिस विभागाचा धन्यवाद। मोचन का और राम भगवान का, राम लल्ला का इतना विरोध क्यों है, पर आज फिर भी हमने ये संघर्ष करके मंदिर तक पहुँचे हैं। हमने आराधना की, हमने प्रार्थना की, हनुमान चालीसा पढ़ा और मेरे महाराष्ट्र में जो शनि लगा हुआ है ये शनि जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए मैंने संकट मोचन के मंदिर में आके प्रार्थना भी की और हनुमान चालीसा भी पढ़ा। बेरोजगारों को रोजगार मेरे महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, किसानों को उनके अच्छे दिन आने चाहिए, लोड शेडिंग मुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए। जागतिक मासिक रजस्वला दिन के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक खास योजना बनाई गई। अनेक महिलाओं को मासिक रजस्वला के दौरान मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार ने मासिक रजस्वला स्वच्छता संवर्धन अंतर्गत ग्रामीण तथा आदिवासी और बचत गट की महिलाओं को नाम मात्र 1 रुपए में सैनिटाइजर नैपकिन देने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ इन्होंने कोल्हापुर में राजश्री शाहू सभागृह में दी। राज्यातील ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता समूहातील महिला आरोग्य विभागामार्फत येणाऱ्या मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन प्रमोशन ऑफ मेमोरियल हायजीनिक स्कीम योजनेअंतर्गत सर्व महिला होऊन इतर दायित्वातील सर्व वयोगटातील युवती महिला यांना दरमहा 1 रुपये नाममात्र शुल्कानं एक पॅकेज त्यामध्ये ध्यान नॅपकिन असतील, सॅनिटरी पॅड असतील, हे देण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतलेला आहे। ती अंमलबजावणी 15 ऑगस्ट पासून आपण करणार आहोत आणि गावागावात आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस हे पोहोचले की नाही आणि त्याच्याबद्दलचं कसं वापरावं, कशा पद्धतीने दक्षता घ्यावी याचं काम करण्याची सुद्धा आदेश आम्ही काढत आहोत। आणि या व्यवस्था सॅनिटरी आता या जवळपास 60 लाखापेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रत्येक गाव स्तरावर इंडिकेटर मशीन बसवणं आवश्यक आहे। महिलांनी या मशीनच्या सहाय्यानं वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावावी यासाठी व्यापक जागृती करण्यात येईल। सदर महिलांना या मशीनचा वापर जागृती करण्यासाठी पुरवठा करण्यात येईल। जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्वनिधीतून तसे अन्य शासकीय निधी, CSR निधी या माध्यमातून हे मशीन बसवण्याची कारवाई शासन करणार आहे। स्वर्गीय विनय कुमार पाराशर का नाम लिए बिना बीजेपी अकोला जिला जेल नंबर 1 के सामने फ्लाईओवर का उद्घाटन करेगी। इस अपमान के विरोध में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा फ्लाईओवर पर काले झंडे लगाकर विरोध किया गया।
वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन फूनकर, युवा आघाड़ी प्रदेश के महासचिव राजेंद्र पातोड़े, अकोला पूर्व के अध्यक्ष शंकर राव इंगले सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या शहराची जनभावना केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे की ह्या पुलाला ज्यांचा काही संबंध नाही अशा व्यक्तींची नावं देण्याऐवजी ज्यांनी खऱ्या अर्थाने अकोला शहर घडवलं त्यांचं नाव दिलं पाहिजे, विनयकुमारजी पाराशरांचं नाव दिलं पाहिजे। ही मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केलेली आहे आणि त्यामुळे या मागणीचा, ह्या भावनेचा जनादर केला पाहिजे म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज या पुलाच्या सुरुवातीलाच काळे झेंडे लावून त्यांचं लक्ष ह्या मागणीकडे वेधण्यात आलेलं आहे। अपेक्षा करतो आम्ही की त्या जनभावनेचा ते आदर करतील। अमरावती शहर में प्रादेशिक परिवहन विभाग ने अब तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रही ई बाइक की रजिस्ट्री किए बिना बिक्री किए जाने वाले शोरूम पर छापेमारी कर 21 ई बाइक जब्त की। आरटीओ कार्यालय की ओर से ई बाइक और ई वाहनों के शोरूम पर ये छापेमारी जारी रहेगी। इस कार्रवाई से ई बाइक निर्माता और विक्रेता बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आमचा विभागामार्फत जो ड्राईव्ह होता तो 3 दिवस चालला, 23 ते 25 तारखेपर्यंत। या 3 दिवसाच्या ड्राईव्हमध्ये 21 ई बाईक्स आम्ही जप्त केलेल्या आहेत आणि त्याच्याकडून अजून दंड घेऊन ते वाहनं सोडलेले नाहीत, परंतु एक अपेक्षित 1.5 लाखापर्यंत रिकव्हरी त्यातून दंडात्मक वसुली होईल। नेमकं भविष्यात देखील त्यांच्याकडून अशी विक्री बेकायदेशीररित्या विक्री होणार नाही याची देखील आम्ही दक्षता घेणार आहोत। सर, नेमकं पाहिलं तर ड्राईव्हच्या संदर्भात जेव्हापासून ड्राईव्ह सुरू झाला तेव्हापासून शोरूमसुद्धा काही बंद दिसून पडलेत, काय सांगाल? शोरूम बंद पडण्याचं मुख्य कारण हे आहे की जे विक्रेते आहेत त्यांना आता अशी धास्ती आहे की अशा प्रकारची वाहने विकावीत कशी, किंवा ते विकू पण शकणार नाहीत, ग्राहक घेणार नाहीत। ग्राहकामध्ये जनजागृती करण्यात आलेली आहे वृत्तपत्राच्या माध्यमातून, त्यामुळे ग्राहक एकीकडे खरेदी करण्यास उत्सुक राहणार नाही आणि त्यांना पण ही बाब लक्षात आलेली आहे विक्रेत्यांना की ही बेकायदेशीर विक्री होणार आहे। तर नेमकं पाहिलं तर तालुकाच ठिकाणी सुद्धा काही शॉप होते ते सुद्धा आता बंद पडलेले दिसत आहे। तालुक्याच्या ठिकाणी काय चालू आहे याबद्दल माझ्याकडे फारसा डाटा उपलब्ध नाही, त्याचे देखील भविष्यात आम्ही तपासणी करू। तर नेमक्या किती वाहने आपण जप्त केले आहेत? 21 वाहनं जप्त केले। जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मॉनसून आने के साथ गोंदिया जिले के किसानों के पास बुनियादी धान खरीदी केंद्र शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में उन्हें मल्नी किया हुआ धान को मोल तोल कर व्यापारी को बेचना पड़ता है। धान खरीदी केंद्र तुरंत शुरू करने के लिए और विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे और पूर्व विधायक राजेंद्र जैन इनके नेतृत्व में हजारों किसानों के साथ गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति का निषेध किया गया। डीजल पेट्रोल गॅसचे भाव
रब्बी हंगामामध्ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणावरती धान घेतात. पण यावर्षी भारत सरकारने जे उद्दिष्ट दिलं होतं 11 लाख क्विंटलचं, ते खरं म्हणजे गोंदिया जिल्ह्याचंच होत नाही पूर्ण. त्यामुळे जवळपास या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये मागच्या रबीमध्ये 30 लाख क्विंटल धानाची खरेदी झाली होती. यावेळेस फक्त 4,79,000 क्विंटल एवढी त्यांनी मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वरती जो अन्याय होतो आहे तो अन्याय दूर झाला पाहिजे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने एक रणनीती आखलेली आहे आणि त्यामुळे हे पेट्रोलचे वाढणारे भाव आहेत, महागाई आहे, बेरोजगारी आहे, या संदर्भामध्ये भारत सरकारने जे जे शेतकऱ्याच्या विरोधामध्ये धोरण आखलेलं आहे त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही या शेतकऱ्यांच्यासाठी मोर्चा काढलेला आहे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरे गोंदिया और भंडारा जिले के किसानों के संदर्भ में जो केंद्र सरकार ने धान खरीदी की अट लगाई है और जिस तरह का अन्याय किसानों पर किया है उसके विरोध में हमने ये मोर्चा निकाला. केवल 8.24 क्विंटल धान खरीदी का एक केंद्र सरकार का जीआर निकला. पिछले 8 दिनों से लगातार कोमारा, तुमसर, आज गोंदिया में हमने ये मोर्चा आयोजित किया. उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि मानसून का पानी अब आने वाला है, किसानों का बड़ा नुकसान होगा, किसानों को अपना रबी का धान बेमोल व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही. इस मोर्चे के माध्यम से जो बढ़ती महंगाई है, डीजल पेट्रोल के 60 रुपये बढ़ाना और 8 रुपये कम कर देना, ये केंद्र सरकार का एक विचित्र और नया धोरण है. लोगों का ध्यान हटाना, ये भी एक केंद्र सरकार का धोरण है. कड़क तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रबी धान खरीदी के मुद्दे पर एकदम ताकत से भिड़ी हुई है, किसानों के साथ है. कोई राजनीति का विषय नहीं. आने वाले दिनों में रबी धान खरीदी की मर्यादा बढ़नी चाहिए और इस पर अगर केंद्र सरकार ने जीआर वापस नहीं लिया तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से गांव-गांव में आंदोलन छेड़ेंगे और किसानों के लिए सजगता से काम करेंगे. यही आज के आंदोलन का और किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य. विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी अर्धांगिनी 9 करोड़ बच्चों की मां मातोश्री रमाबाई आम्बेडकर इनके 87वें स्मृति दिन के अवसर पर मेहकर तालुका के देलगांव माली यहाँ विश्व शांति बौद्ध विहार स्मारक समिति और गवई मंच कमेटी देमाली में मीर रमाई बोलता है ये एकात्री सुप्रसिद्ध नाटक प्रदर्शन किया गया. इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर गवई, पूर्व सैनिक अनिल खरात सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे. मला काही समजनाच. धाय मोकलून रडणाऱ्या गौरी शंकराकडे बघाव, बापाच्या गळ्यात जाऊन रडाव की मेलेल्या मायेच्या छातडावर. काही बी समजना. माझी आई म्हणली होती लेकरांना सांभाळ पोरी, बापाकडे बघ. लोक आता आमच्याकडे लेकरांकडे पाहूनच रडायची. बापाचे डोळे पुसता पुसता डोळ्यातलं पाणी आटून गेलं. लोकांना सांगायची रडू नका, हवा त्या लेकरांकडे बघून तरी रडू नका, माझ्या बापाकडे बघून तरी रडू नका, रडू नका. अगदी संध्याकाळच्याला भाजी भात केला होता. शंकर खात नव्हता, त्याला आईची आठवण आली होती. बापाची चिंता तिला काही स्वस्त बसू देईना. आमच्या घरात म्हणलं तर 18-20 दारिद्र्य. कधीच 2 वेळचं पोटभर खायला मिळालं नाही. आणि आम्हाला लेकरांना खायला मिळावं म्हणून माझं मायबाप 1 वेळचं उपाशी पोटी झोपायचं. लई बीमार पडली माझी आई, लई बीमार पडली. काय बी खायची नाही, प्यायची नाही. शेजारच्या मैनाबाई, इठाबाई तिला रोज समजवायला यायच्या. वंदन करून बाबी मला हात जोडते. तुम्हा सर्वांना जय भीम करून मी रमायला सुरुवात करते. बहिणींनो,
माझा जन्म लई छोट्याशा गावात झाला बघा, वलंद गावात. त्यात आपली काही 5-50 घर आणि आमचे कुटुंब. बाचं नाव भिकूची धोत्रे, आईचं नाव रखमाबाई, लहान बहीण भाऊ गौरा आणि शंकर. माझा बा समुद्र काठेवर माशाचे टोपले उचलायचा, बाजारात येऊन टाकायचे काम करायचा. रोज रोज तेवढं वजन उचलल्यामुळं त्याच्या लई छातीत दुखायचं. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिंदा थे तब माधवराव बागल द्वारा कोल्हापुर में ऐतिहासिक बिंदु चौक यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पुतला बांधा गया था. पुरोगामी विचारधारा के थोर समाज सेवक माधवराव बागल इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर बागल इनके पुतले को विविध सामाजिक तथा राजनीतिक पक्ष संगठना द्वारा माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया. आज हम स्वतंत्र सैनिक माधवराव बागल साहब जी का आज 125वें जयंती उत्सव पर हम कोल्हापुर जिला बौद्ध अवशेष ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया और बहुत आठवड़े के और सब पक्षीय संगठन से विविध संगठन से हम आज ऐतिहासिक बागल चौक की शो में जो ऐतिहासिक शो मिल है उसके सामने हम खड़े हैं. आज हम बागल साहब ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो कोल्हापुर में पहला जो स्टैचू जो है पुतला जो है तो ऐतिहासिक बिल्कुल उसमें बनाया. और वहाँ में जो पहला पुतला जब बाबा साहब खुद आके देखे बाबा साहब को पुतला देखा था, वो जीवंत थे बाबा साहब. उस हमको आदर्श पुतला है. माधवराव बागल साहब ने हम कोल्हापुर में बहुत से अच्छे काम किया है. हमारे बहुत लोगों को उसने खुद अपना बौद्ध धर्म स्वीकार किया था. और कोल्हापुर एक ऐतिहासिक पर्व जो हिंदू धर्म से छोड़ के बौद्ध धर्म में आना चाहिए, इसके लिए उसने बहुत प्रोत्साहित किया था. एक शाहू ये नगरी है, ये आधुनिक विचार की है और यहाँ सब लोग पुराने विचार छोड़ के जो पुराने विचार है उसको उसने अपनाया है. कि कोल्हापुर ये शाहू की नगरी ये ऐसे ही बढ़ना चाहिए. इसके लिए छत्र भाई बहादुर जी ने बहुत पूरे दिन अपने हयात कोशिश किया. उसके घर के लोगों ने उसको सहकार नहीं किया, लेकिन हमारे दलित बौद्ध समाज के सभी लोगों ने भाई बहादुर को सामने पीछे रखकर उसको प्रोत्साहित किया और उसको कर दिया, सम्मानित कर दिया. भाई माधवराव बागल यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बौद्ध अवशेष संघ आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त जयंती उत्सव कमिटीचे सर्व पदाधिकारी यांच्या वतीने संयुक्त विद्यमाने इथं अभिवादन कार्यक्रमाला सर्वजण आलेले आहात. त्यामध्ये आमचे रिपब्लिकन पार्टीचे कामगार नेते गुणवंत नागटिळे, रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हा मातंग आघाडी जिल्हाध्यक्ष संजय लोखंडे, तसेच टी एस कांबळे, तसेच नामदेव नागटिळे, समाधान बनसोडे, पंकज आठवले. राज्य में कोई भी स्थिति गंभीर नहीं है, सब कुछ ठीक है. कुछ लोग स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें कैसे पूरा किया जाए ऐसा शरद पवार का मार्गदर्शन है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, चिंता न करें. ऐसी बात गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील इन्होंने पिंपरी चिंचवड में कही. त्यांनी आता बोलताना सांगितलं की मी दिलीप वळसे पाटलांच्याकडे गेलो आणि कार्यक्रमाला वेळ मागितली आणि राज्यामध्ये एवढी गंभीर परिस्थिती असतानाही त्यांनी वेळ दिली. गायकवाड सर, तुम्हाला मी सांगतो आणि सगळ्यांना सांगतो, राज्यामधली गंभीर परिस्थिती काही नाही. राज्यामध्ये सगळी परिस्थिती आटोक्यात आहे. बिघडवण्याचा प्रयत्न काही लोक करतात, पण त्याला कसं पुरून उरायचं ते आदरणीय पवार साहेबांचं मार्गदर्शन आपल्याला सगळ्यांनाच असल्यामुळं तशी काही परिस्थिती नाही, तशी काही काळजी तुम्ही करू नका. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज.